गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है रिवीजन सीरीज चल रही है, जो आने वाली परीक्षा है आरओ और एआरओ की और पीसीएस की, तो उसको देखते हुए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट उठाया मैंने समान विज्ञान में जीव विज्ञान का करा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये अभी इससे पहले हमने तो वीडियो डाल दी हैं, तो जिन्होंने तो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो केवल लगा के एक बार ध्यान से सुन लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, उसमें चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वर्ग की। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक, कह रहे हैं जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे या बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की एक पद्धति बनाई। जो हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस ने, उन्होंने द्विनाम पद्धति की जो है एक पद्धति बनाई, जिसे द्विपद नामकरण या इंग्लिश में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आएगा कैरोलिन ये नोमेनक्लेचर किसकी है, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस की। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये अब जो है उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। अभी ये जो है शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करा रहा हूँ, फिर इससे क्या है संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन का जो है रिवीजन कराएंगे। तो आप लोगों का काम है केवल ध्यान से सुनना है, और जो है अगर कहीं समझ नहीं आता तो वीडियो पॉज करके या दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में विटेकर 1969 ने 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी। किंतु कौन वैज्ञानिक ने, विटेकर वैज्ञानिक ने 1969 में 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी। इन्होंने समस्त जीवों और इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु में विभाजित किया। ये देख लीजिए, 5 जगत में विभाजित कर दिया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा क्या होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए मोनेरा, यहाँ पे ये हमारा मोनेरा है। ठीक, मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जा गया है, जिसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आदि जीव हैं, इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। किस जगत में रखा गया है, इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है जीवाणुओं को। एक प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी हेटेरोट्रॉफिक तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के समान जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों मौजूद गांठों में पाए जाते हैं, और जो फलीदार पादपों की जड़ें में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम या सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, जैसे दाल पेड़ का हो गया। ठीक, उसमें ये पाए जाते हैं। अभी हमने मोनेरा जो है जगत को डिस्कस किया, अब प्रोटिस्टा जगत को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, प्रोटिस्टा जगत में
ये हमारा प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल संघ प्रोटोजीवा जीवों के शामिल हैं। शैवाल पर्णहरिमयुक्त यानी क्लोरोफिलेस संवहन ऊतक रहित नॉन-मस्कुलर थैलोफाइट्स होते हैं। इसमें वास्तविक जड़ तथा तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन। क्लोरोफाइसी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफाइसी। इसमें कौन से जीवाणु आते हैं? हरे शैवाल आते हैं। ठीक, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफाइसी, इसमें हरे शैवाल यानी हरे वर्णक के कारण होते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं, नाम से पता चला, आर से रेड और आर से लाल। ठीक, रोडोफाइसी। फियोफाइसी, ये तीसरा हमारा है फियोफाइसी। ठीक, फियोफाइसी ये भूरे शैवाल होते हैं यानी भूरे वर्णक के कारण है। उल्लेखनीय है कि शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरी, तो शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब कवक क्या होता है? फंजाई। कवक पर्णहरिम संवहन, यहाँ पे ये कवक पर्णहरिम रहित संवहन ऊतक तथा रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो कवक का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है। खमीर, यीस्ट, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर स्कोनोमाइटिस का, जबकि मशरूम विसुमाइसिटिस का कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों द्वारा तथा उच्चतर पदार्थों की जड़ों के संयोजी सहचर्य को प्रदर्शित करता है। लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल सहचर्य होते हैं। अब पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पादप जगत क्या होता है हमारा? इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक क्या होते हैं? यानी प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ऐसे पौधे जो सूर्य की उपस्थिति में जो है अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CO2 + H2O 6H12O6 + O2। ठीक, और अगर इसके और भी फार्मूले हैं, अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी यानी नेफेंथियस का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। ठीक, कीटभक्षी पौधा कौन होता है? घटपर्णी। तो ये प्रायः मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। अब अभी हमने उत्पादक पढ़ा, उत्पादक क्या होता है। अब उपभोक्ता पढ़ते हैं, कंज्यूमर। परपोषी ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उपभोक्ता। अभी हमने उत्पादक के बारे में पढ़ा। अब उपभोक्ता क्या होते हैं कि ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हर्बीवोरस तथा प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। विबंधक या भटक डिकम्पोजर मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय मरुद्भूत पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, कैलोट्रोपिस, बायोफिल्म, घी, क्वार, आलो इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भूत पौधों की जड़ें प्राय लंबी होती हैं जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी होती है। उपचर यानी
क्यूटिकल की परत ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनमें कुछ भाग जल संचय है तो अधिक मांसल हो जाती है, यानी पत्तियां जो होती मोटी हो जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। हाइड्रोफाइट्स है जलोदित पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर उगते हैं। जब जैसे मान लिया आ जाए हाइड्रोफाइट्स जो है पौधे कैसे होते हैं, तो ये जलीय होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोफाइट्स कैसे पौधे होते हैं, ये जल वाले स्थान पर उगते हैं। ठीक, तो इनमें बड़े बड़े अंतःकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों को तैरने में सहायक होते हैं। अब लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे यानी थोड़ा सा नमक की पदार्थ मात्रा पाई जाए। अधिपादप वे पौधे होते हैं, यानी एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं दूसरे जीवित पौधों पर अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, ना कि पोषण के लिए। उदाहरण आर्किड। ठीक, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। ये पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। अदरक यानी प्रकंद का, आलू स्तंभकंद का, लहसुन शकलकंद का तथा सूरन तथा जिमीकंद का घनकंद उदाहरण है। जैसे अदरक का क्या होता है, जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। अब देखिए, अदरक का प्रकंद होता है, आलू का स्तंभकंद होता है, लहसुन का शकलकंद होता है तथा सूर्य ने जिमीकंद का घनकंद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन। शकरकंद जो है कॉन्वो लवलेशी कुल का पौधा होता है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंगतना है। सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण, अर्थात इनका संग्रह जड़ है। ये अब मटर के बारे में, मटर जो है कैसा पौधा है, ये लेग्यूमिनेसी मटर जो है लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्री शाकी तथा एक वर्षीय पौधा है। ये देखिए मटर के बारे में बता रहा है। इसमें सहारे के लिए प्रोटान यानी टेंडिल पाए जाते हैं। गन्ना, अब गन्ना ग्रेमनिया पोमेसी कुल के अंदर आता है, जिसका तना काट दिया जाता है। आमतौर पर इससे कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी स्टेम कटिंग। इसका तना ठोस एवं संबंधित होता है, जिसमें पर्व नोट तथा पर्व संध्या इंटरनोट्स पाई जाती हैं। लौंग, ये मिर्टेसी कुल का साइलिजियम एरोमेटिक्स या यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कुलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंत मूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्मस्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इनका उपयोग समस्त विश्व में होता है। हम बात करेंगे केसर। केसर क्या होता है, एक मसाला होता है जिसे इरेडिसी कुल के क्रेकेटस सेटोवाइटिस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिका यानी स्टाइल तथा वर्तिका के स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषध तथा भोज्य पदार्थों के स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रोनॉल या पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधों का वानस्पतिक नाम होता है एबेल मुस्कस एस्कुलेटस। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के बारे में बात करेंगे तो हल्दी के पौधे खाने योग्य भाग क्या होता है, प्रकंद होता है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। तो हल्दी कैसा पौधा है, ठीक, हल्दी का सबसे पहले जो खाने योग्य भाग होता है प्रकंद होता है और ये तना है। ठीक, इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा। ये जिंजरबेसी कुल का सदस्य है। इनका उपयोग औषध, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में प्रयोग होता है। सहतूत, अनानास तथा कटहल फल सोरोसिस कहलाता है। काजू एवं सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जबकि लीची का मांसल बीज चोल खाया जाता है। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी व फल पीपो कहलाते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय ओरी के अलावा कुछ भाग भी शामिल होते हैं तो फल असत्य यानी फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं। उदाहरण जैसे सेब, काजू, नाशपाती आदि। घृतकुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानों क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है, महुए की शराब। ठीक,
अब क्विनाइन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवर्तबीजी पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथीटर नामक औषध बीजी पौधों सेकंड से तैयार की जाती है। एट्रिविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक। अब सन यानी पटसन बहुत कम लोग बोते हैं, सन पटसन अब तो देखने को नहीं मिलता। तथा जूट के तनों स्टेम की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास काटन को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंट रेशा तथा छोटी फंज रेशा। लिंट रेशे ये व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। पपीता का वानस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया। इसमें उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग में उपस्थित कैरिकाजेंथिन नामक वर्णक कारण होता है। जैसे क्वेश्चन आया कि पपीते का पीला रंग क्यों होता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि पपीते का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया है तथा इसमें जो उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका जो पीला रंग होता है इसमें कैरिकाजेंथिन नामक वर्णक कारण होता है। इसके कारण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैरिकाजेंथिन। यहाँ पे पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक। अब सेब के फल में जो लाली के कारण होता है ये एंथोसानिन नामक कारण होता है। सेब के कारण कैसे होता है? ये एंथोसानिन कारण होता है। ठीक। सेब में जो लाल रंग पाया जाता है, लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में। अब गाजर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक। टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, केवल आप सुनते जाइए ध्यान से। लाइकोपीन वर्णक पीले रंग का वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी तथा चुकंदर में विटरनीन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? पैम्पावर सेमिनिफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी भी कहते हैं। इसमें नोस्कोपीन, पेप्रोविन, कोडीन, हीरोइन, अफीम, मार्फिन आदि औषधियाँ ड्रग्स जो है प्राप्त की जाती हैं। मार्फिन जो है, अब इसमें देखिए जो मार्फिन के बारे में बताया गया है, मार्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है, यानी अपरिपक्व उसके जो तने हैं काट दिया जाता है तो उससे क्या है, उसका जो है दूध निकलता है, ये उससे बनता है। लहसुन तथा प्याज अभिलक्षणिक गंध के कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। जो लहसुन तथा प्याज में एक अजीब सी गंध निकलती है जब हम लोग काटते हैं, छीलते हैं, तो किसके कारण होती है? वो होती है सल्फर यौगिक कारण होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक कारण होती है। ठीक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के कारण प्याज से निष्कासित सल्फोनिक अम्ल है। ठीक। तो जैसे मान लिया हम प्याज काटते हैं और उसमें जो है हमारे लोगों की आंखें में आंसू आ जाते हैं, तो उसमें एक सल्फोनिक नाम का गंध निकलता है, उसके कारण होता है। मिर्च का तीखा या तीखा होना स्वाद में उपस्थित कैप्साइसिन कारण होता है। मिर्ची तीखी क्यों होती है? कैप्साइसिन कारण होती है। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए। और मिर्ची में सबसे ज़्यादा विटामिन सी भी पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में किसी प्रारूप को कली या कलिका कहते हैं। किसी पत्ती के कक्ष को एक्सिल या तने के अंतिम छोर से उत्पन्न होती है। अब कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम होता है क्विकुरस सुबर होता है। ठीक। जो पौधे की उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है मेडिटेरेनियन रेन है। अब जंतु जगत। ठीक। पांचवा हम पढ़ेंगे जंतु जगत। ठीक। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, आइए एक बार जो है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप। अब हम जंतु के बारे में डिस्कस करेंगे। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल जातियां इसमें होती हैं 15 लाख से अधिक। इसमें सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक होती हैं कीटों की हैं। कीटों की संख्या ज़्यादा बताई गई है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रायः सभी एक कोशिकीय
जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोष की प्रोटोजोआ जंतु है। क्वेश्चन आएगा अमीबा कैसा जंतु है, तो अमीबा के बारे में हम बताएंगे, एक कोष की जंतु है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा कैसा जंतु है। अमीबा जो है एक कोष की जंतु है, ये लाइन। अब अमीबा कोष की प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। इसको काट दिया जाए तो फिर नया अमीबा बन जाएगा। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि कहते हैं, द्विखंडन विधि कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे कुछ डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं ये कवक के बारे में, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो इसको हम एक बार जूम करके देख लेते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले कवक यानी फंजाई, यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोषीय होते हैं, यीस्ट होते हैं, मशरूम होते हैं। पादप प्लांटी में स्वपोषी उत्पादक होते हैं, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी पादप होते हैं, अनावृत पादप पाए जाते हैं। अब जंतु में क्या है, एनिमिलिया। ठीक, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक, ये 5 जगत में है। तो इसमें जो है सभी उपयोगिता जीव, कशेरुकी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। अकशेरुकी में पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मा संघ के जीव हैं। अभी हमने किसको डिस्कस किया है, हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए हैं। कवक के बारे में डिस्कस कर लिया, फंजाई के बारे में डिस्कस कर लिया और जंतु के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अधिकांशतः एक कोष के होते हैं, अधिकांश का शैवाल और संघ प्रोटोजोआ वाले पाए जाते हैं। मोनेरा में क्या होता है, ये एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव है जो जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु इत्यादि। कीकड़ा, मोलस्कोस्ट्रीका वर्ग जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरेक्टिनिडा वर्ग से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंश होते हैं कि इरैनी गण तथा के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संयुक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय होता है। एक त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 जोड़ी पाए जाते हैं। जुगनू खाद्योत कीटों के एक परिवार है। इसमें चमक ल्यूसिफरेस नमक एंजाइम कारण होती हैं। मादा मच्छर, यहाँ पर देख सकते, मादा मच्छर का जो है मुख उपांग पक्षियों स्तनों त्वचा में चुभाकर तथा चूसने के लिए जो है उपयोजित होते हैं। ठीक, जबकि नर मच्छर के मुख उपांग फल फूलों रस चूसने के लिए जो इसमें बताया गया है कि जो मादा मच्छर होता है कि मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनियों के त्वचा में चुभाकर चूसने के लिए उपयोजित होते हैं, यानी मादा मच्छर ही हम लोगों को काटती है। बाकी जो नर मच्छर होता है वो फल फूल को रस चूसने के लिए जो है वो केवल रस वगैरह चूसता है। कीटों में ट्रैके द्वारा श्वसन वातक तंत्र है मैलपैगी नलिकाओं द्वारा होता है। जो कीटों में ट्रैके द्वारा श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है, मैलपैगी नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होती है। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। उसको क्या, लाख कैदिया है, लाइका एवं लैसिफर लाइका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ एक सामाजिक कीट हैं। जैसे मधुमक्खियाँ कैसे कीट हैं, सामाजिक कीट है जो फूलों के मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ की जो पिकेडेंटा या पर्ल ऑयस्टर नामक प्राप्त किया जाता है। इकानोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचायती अरी जो है सम्मित वाले डिट्रोस्टोमी यूसिलोमेटा मेटाजोआ होते हैं। इनके शिशु जो है प्रावस्था शरीर की समितियों द्विपार्श्वीय होती हैं। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडेट या सजीव प्रोजक होते हैं। ऑक्टोपस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑक्टोपस क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टोपस, ये हमारा है ऑक्टोपस। ठीक, तो ऑक्टोपस सिफाइलोपोडा वर्ग का एक मृदकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं होती हैं। विशाल स्क्वेडिस तथा कोलोसेल स्क्वेडिस सबसे बड़े अकशेरुकी जंतु हैं। कोलोसेल स्क्वेडिस की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर पर ताप के वातावरण से प्रभावित होकर सदैव एक सा बना रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लूडेड वाले जंतु होते हैं। इनका शरीर ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, सुपरचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं।
अब रातचर जंतु के बारे में क्या है। रातचर जंतु दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रातचर होते हैं किंतु जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियाँ नहीं हैं। जैसे जेलीफिश, नीडेरिया, सितारा मछली या स्टारफिश, काइनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश, कीट वर्ग, किटलफिश, मोलस्का, हेगफिश, साइक्लोस्टोमेटा, डेविलफिश, मोलस्का, कैफिश, आर्थ्रोपोडा आदि। कुछ वास्तविक मछलियाँ हैं जैसे फ्लाइंग फिश, कैटफिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोफिश, कैटफिश आदि। डॉग फिश, डॉग फिश को स्क्यूलियोडॉन भी कहते हैं, जो कि एक उपस्थ मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस कहते हैं। समुद्री घोड़ा क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि एक वास्तविक स्थल मीन होती है। मछलियाँ, मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़े यानी गिल्स पाए जाते हैं, जो पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों के केवल ऊपरी परत पर ही जमती है, ठीक, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। यानी जब ठंडी पड़ती है तो जो बर्फ़ जमती है केवल ऊपर वाली लेयर पर जमती है, बाकी नीचे पानी बहता रहता है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है, ठीक। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैलु सर्पों में ऊपरी जबड़े के जो मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी और प्रायः 1 जोड़ी, बड़े व पीछे और मुड़े विषदंत यानी पॉइजन फैंक्स, तालु से मुखग्रसन गुहिका में उभरे होते हैं। ये मैक्सिलरी दांत यानी जिह्वा दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रातचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ क्या है? आकाश में उड़ने वाला एक रातचर स्तनधारी प्राणी है, स्तनधार, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जीव है, जिसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दंत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट व वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर, सी लायन, सील या फोका, वालरस, डॉल्फिन, सिटोसिया गण, जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है, तो किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को घोषित किया गया है। समुद्री गाय एक विशालकाय शाकाहारी जलीय स्तरीय जीव है। एकेडिना व प्लेप्टिस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। नील गाय भारत में पाए जाने विशालतम मृग प्रजाति है। काफी प्राण जगत में हिमनोडिया महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीन कप, ये छोटे आकार कप के होते हैं जैसे गिब्बन। महाकप ये जो है ये बड़े आकार के मानवनुमा कप होते हैं जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान, मनुष्य, ठीक। लंगूर कप में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। वर्तमान मानव यानी होमो सेपियंस, ठीक, वर्ग में सर्वोच्च जंतु है। इसमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं इनमें। इनकी जो कपाल गुहा का आयतन है 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है।
तो हमने यहाँ पे कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत डिस्कस कर लिया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो PYQ है हमारी, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राण जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की है, पादपों की है, कीटों की है, जीवाणुओं की। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, कीटों की संख्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कीटों की। ठीक, जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे बड़ी संख्या कीटों यानी इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियाँ जो 15 लाख से अधिक हैं, सर्वाधिक जातियाँ 10 लाख से अधिक भी हैं कीटों की। जंतु, जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाने वाली पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अब कारण है इसका, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों में जनन करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक, यानी अमीबा एक प्रोटोजोआ कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि प्रजनन करता है। अमीबा कैसा जंतु है? जो है ये देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जो प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा, जो है ये हमारा आंसर सही होगा सी। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जो समतापी जंतु होते हैं यानी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा बना रहता है, जिसके अंतर्गत पक्षी आते हैं और स्तनधारी भी आते हैं। जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, शुभचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन दे रखे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। इसमें सभी काइनोडर्म सजीव प्रोजेक्ट होते हैं, गोल क्रम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, अस्थिल मछलियों में वत्ताशय यानी आमतौर से विद्यमान होता है, उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रोजेक्ट होते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा जो है पूछा गया है, ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं नीचे वो सही हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई आदि समिति वाले ड्यूरोस्टोमी यूसिलस मेटोजोआ होते हैं, जिनकी डिंभक प्रोस्था के शरीर की समित द्विपार्श्व होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, साव फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो यहाँ पे जो स्टार फिश है वो मछली नहीं है। स्टार फिश क्या है? वो हमारी मछली में नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसको डिस्कशन कर लेते हैं हम। क्योंकि क्या होता है, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, काई फिश इत्यादि। ठीक, तो ये क्या है कि जो कुछ ये समुद्री जंतुओं के नाम भी मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जितनी भी मैंने डिस्कस किया है। तो निम्न में से कौन सा वास्तविक मीन मछली है? रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैट फिश जो है मछली है। रजत मीन यानी सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है
क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा मछली की श्रेणी में ये नहीं आता। कैटफिश एक वास्तविक मीन है। निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से मछली है, ठीक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री घोड़ा। तो इसमें जो निम्न में से वास्तविक रूप से मछली है वो समुद्री घोड़ा है। देखो नाम से घोड़ा लग रहा है लेकिन है ये मछली। सितारा मछली सितारोनुमा इकानोडर्म का एक जंतु है। जेलीफिश ओरेलिया को कहते हैं जो कि संघ सीलेंट्रेटा का एक जंतु है। संघ साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, ये वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्विन हिपोकैम्पस की को कहते हैं जो कि एक वास्तविक ऑस्ट्रेलियानी मीन बोनी फिश है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? समुद्री कोकम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कौन सी मछली नहीं है तो समुद्री घोड़ा मछली नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसमें व्हेल मछली है, अफ्रीकी हाथी है, दरियाई घोड़ा है, ध्रुवीय भालू है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा व्हेल मछली जो है स्तन जो है कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो व्हेल मछली है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक, वजन 100 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। व्हेल निम्न वर्गों में किस वर्ग श्रेणी में रखा गया है? ठीक, तो व्हेल किस श्रेणी में रखा गया है? व्हेल को जो है मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप तथा उभयचर, यानी इसको स्तनपायी में रखा गया है। व्हेल को किस में रखा गया है? स्तनपायी में रखा गया है। ठीक, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन व्हेल है। ठीक, इसमें जो है अब निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिन व्हेल है, ब्लू व्हेल है, स्पर्म व्हेल है, हम्पबैक व्हेल है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा जो है स्पर्म व्हेल। ठीक, स्पर्म व्हेल क्या है? विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकेटिना, कंगारू, सोही व्हेल। तो हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन केवल अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एक होता है एकेटिना। एकेटिना एक प्लेपिटेस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? जगुआर है, शुतुरमुर्ग है, पेलिकन है, चमगादड़ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ने वाला क्या है? स्तनपायी है चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचित प्राणी है। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो जाते हैं जो देखने में झिल्ली के समान होते हैं। त्वचा की ये झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भागों से लगी हुई होती है। पूंछ तक चली जाती है ये झिल्ली एवं पंख का निर्माण करती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, तोता, चील। तो हमारा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये किस वर्ग में आता है? ये स्तनपायी जंतु है। ठीक, अब निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़ नहीं आता है। ठीक, अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? निम्नलिखित में जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा में स्तनधारी है? केवल 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ठीक, समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है जो समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। इसमें डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, सरीसृप में, उभयचर में, स्तनी में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? जो है स्तनी में, जो है स्तनी में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेमेलिया के गण के सिटेशिया में रखा गया है।
ये एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचक उपस्थित होते हैं। ठीक, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, स्तनपायी का? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्तनपायी का। ठीक, सील या फूफा एक स्तनपायी जंतु हैं जो कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। ये एक जलीय सुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए सबसे नुकीले केनकाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन है, व्हेल है, ऑटर है, कछुआ है? तो इसमें क्या है? ऑटर है हमारा। ठीक, ऊदबिलाव यानी ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु। मैमल्स में व्हेल शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लूबर यानी शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक यानी हैडजॉन्ग, सैलमोसक, मारपॉट, ब्रसल्क यानी पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा जीव परपक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों को रक्षा करता है या रक्षा करता है? इसमें जो है 1 और 3 ऑप्शन हमारा सही है, जाहक और वज्रसलक। निम्नलिखित पे प्राणियों पर विचार कीजिए। ठीक, जाहक हैजहॉन्ग छोटे स्तनधारी कशेरुकी की होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं यानी गेंद के रूप में आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इनकी त्वचा से कांटे उभर आते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सकें। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर सल्कों के माध्यम से करता है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है यहाँ पे? ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, जल तथा स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जल व स्थल पर रहने सकने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है इसमें? जो है ये जल तथा स्थल पर दोनों पर रहने वाले जंतुओं को। ठीक, एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोट इत्यादि। निम्न में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करता है, ग्रहण शक्ति, अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे या टेढ़ी को बाहर निकालना? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अब ठीक, इसमें क्या होता है कि जो बुद्धि से मानो सर्वोच्च जंतु है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत या अक्षरवत प्राणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं को अभिव्यक्त इत्यादि की क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 औसतन यानी 1475 क्यूबिक होती है। क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों से पृथक करता है? ये क्वेश्चन था हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कपि नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान। तो इसमें कौन सा कपि नहीं है? तो लंगूर नहीं है इसमें। ये आप ठीक, लंगूर नहीं है। कपि प्राण जगत के हेमोनिडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनके 2 मुख्य उपशाखाएं हैं, हीन कपि, ये छोटे लघुत्तम आकार के कपि होते हैं, जैसे गिब्बन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे छोटा क्या पाया जाएगा? इसमें देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो कपि होता है यानी ये हमारा जो है कपि होता है। कपि प्राणी जगत के कपि प्राणी जगत में हिमोनिडिया महापरिवार सदस्य की जातियों को कहा जाता है। ठीक, अब हीन कप होते हैं जो इसमें सबसे पहले हीन कप में कौन आते हैं? ये छोटे लघुत्तम आकार कप होते हैं, जैसे गिब्बन। तो क्वेश्चन आएगा सबसे छोटे कप कौन होते हैं? तो गिब्बन होते हैं। ठीक, अब महाकप कौन से होते हैं? तो ये बड़े आकार के महानुमा कप होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, मनुष्य या ओरंगुटान हो गया। और लंगूर पर वर्ग में नहीं आते बल्कि ये वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है,
मानव सदृश लघुत्तम कप है, गिब्बन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है। तो हमारा जो है इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा गिब्बन। ठीक। नीलगाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? गाय में आती है, बकरी में आती है, भेड़ में आती है, हिरन में आती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विषाक्त मृग प्रजाति है। मृग उन जंतु कहा जाता है जिसमें स्थायी सींग होती है, अर्थात हिरणों के श्रृंगाओं के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। निम्नलिखित किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण में, गीदड़ में, जेब्रा में, घोड़ा में। तो खुर किसमें नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ को छोड़कर शेष सभी खुर वाले पशु में गीदड़ कुत्ते के परिवार यानी एक की एक प्रजाति है। समानता गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर में नखूनयुक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस कैसा जंतु है? ऑक्टोपस कैसा जंतु है? एक संधिपात है, शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डेटा है, एक मृतकवची मोलस्का है। तो हम ऑक्टोपस कैसा जंतु है? एक मृतकवची मोलस्का है। ऑक्टोपस यानी मृतकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। ये सिफाइलोपोड मोलस्का जिसे 8 मुख भुजाएं पाई जाती हैं, जिसके सिर पर मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इनके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियां चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अक्वेस्केरी कौन सा है? ऑक्टोपस है, स्क्विड है, कोरल है, जेलीफिश। तो सबसे बड़ा अक्वेस्केरी है स्क्विड। कोलशेल स्क्विड सबसे बड़ा अक्वेस्केरी है। ये अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो असल्कमीन, कैटफिश, अष्टभुजा ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर, हवालिस, पेल्किन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सीप ऑयस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? तो हमारा हो जाएगा सीप ऑयस्टर। निस्यंदक भोजी ऐसे जीव होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों से अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का एक प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो अन्य जीवों के वर्ग से नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसमें केकड़ा नहीं है। केकड़ा वर्ग क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। केकड़ा वर्ग किसमें आता है? ये देखिए यहाँ पे केकड़ा वर्ग का क्लास है मेलकोस्ट्रेका, बरूथी वर्ग इरेक्निडा, बिच्छू वर्ग इरेक्निडा, मकड़ी वर्ग इरेक्टिंडा। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य जीवों का वर्ग नहीं है। ठीक। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि कड़कनाथ एक किस्म है सांड की, बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की। तो ये जो कड़कनाथ है ये मुर्गे की है किस्म है। ठीक। मध्य प्रदेश के झबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। ठीक। कड़कनाथ मुर्गे का जो भी रंग होता है वो भी काला होता है, इसका मांस भी काला होता है। व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की, उल्लुकों की। तो व्हाइट लेगहॉर्न की किस्म है कुक्कुटों की। व्हाइट लेगहॉर्न कुक्कुटों की किस्म होती है। टिक और गाइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी होते हैं, क्रिस्टियाई होते हैं, कीट होते हैं, बहुपत होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो ईरानी गढ़ के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त तथा अनेक शरीर, द्विपार्श्वी एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी जबकि साइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। जुगनू कैसा जंतु होता है? जुगनू कैसा जंतु होता है? मोलस्क होता है, कीट होता है, कृत्रिम होता है, सूक्ष्म होता है। तो हमारा जुगनू कैसा जंतु होता है? ये होता है कीट। ठीक। यहाँ पे जुगनू के बारे में डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये जुगनू या खदूत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्त उत्पन्न करके अपनी संगी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जुगनू में चमक किसके कारण होती है, तो ल्यूसीफेरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण होती है। एक एंजाइम पाया जाता है जुगनू में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मच्छी, मक्खी और मच्छर। तो इनमें कौन सा कीट नहीं है? तो कीट ये मकड़ी नहीं है, बाकी सारे कीट हैं। मकड़ी को यानी स्पाइडर एरेक्निडा तथा क्रम इरानी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परपक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के कीट वर्ग जो होते हैं के अंतर्गत जो अन्य विकल्प के वर्ग हैं, जैसे मकड़ी को छोड़ करके खटमल हो गया, घरेलू मच्छर हो गया या मच्छर हो गया, ये जो है कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सबकी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। इनके 8 पाद पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मकड़ी कितने पाद पाए जाते हैं, तो 8 पाद पाए जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित कौन सा कीट नहीं है? ठीक, घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, मकड़ी। तो अभी आपने तो ऊपर डिस्कस किया है, तो मकड़ी नहीं है हमारा ऑप्शन, हमारा डी सही हो जाएगा। मकड़ी कीट से भिन्न होती हैं क्योंकि मकड़ियों में पाई जाती हैं कितनी टांगें? 6 टांगें, 8 टांगें, 10 टांगें और 12 टांगें। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मकड़ियों में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? ठीक, तो मकड़ियों कीट से भिन्न होती हैं क्योंकि मकड़ियों में पाई जाती हैं 8 टांगें। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है, 8 टांगें। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कीट नहीं है मकड़ी नहीं है। निम्नलिखित किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, मच्छर का। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तिलचट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि इसमें बताया गया है कि जो तिलचट्टा होता है, यहाँ पे ये तिलचट्टे के बारे में थोड़ा सा इसमें जो है प्रकाश डालते हैं तिलचट्टे के ऊपर। तो कहना है कि ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कहना है कि ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का जो खून होता है रंग लाल नहीं बल्कि रंगीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है, जिसका रंग भी लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थिति नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तथा सीधे ऑक्सीजन से पहुंचती है। इनकी रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। जो इनका रंग होता है खून का, ब्लड का, वो किस रंग के कारण होता है? सफ़ेद का। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो उसमें ग्लेशियल एसिड, एसिटिक अम्ल, मेथनॉल, फार्मिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। तो इसमें जो चींटियाँ जब काटती हैं तो एक फार्मिक अम्ल नामक जो है, जो चींटियाँ काटती हैं तो फार्मिक अम्ल जो है छोड़ देती हैं। चींटियों के काटे जाने के शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। जैसे मान लिया कोई चींटी काटी, अगर आपको एहसास हुआ कि चींटी ने काटा है, तो वो फार्मिक अम्ल कारण होता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल काटते समय ये लोग छोड़ देते हैं। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोनिलिक श्रेणी का प्रमुख सदस्य है, जिसके दैनिक उपयोगी जीवाणु के नाश के रूप में रबर के व्यवहार तथा फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम कहलाता है, गोसर रेशम कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है, जो है अहिंसा रेशा कहलाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसाराम रेशा कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। ठीक, रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसारम जो है गोसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार हैं मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है, गोसा रेशम कहलाता है, अहिंसा रेशम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? गोसा रेशम कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों को विचार कीजिए। कथनों में विचार करना है हमको, तो इसमें देख लेते हैं। ये हमारे कुछ कथन दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमारे कथन दे रखे हैं। ठीक, तो इनको आइए पढ़ते हैं कि कथन। फीता क्रम एक उभयलिंगी है। गोल क्रम के अलग अलग लिंग यानी सेक्स होते हैं।
फाइलेरिया शूद्रकृमि से होता है, गिनी क्रम एनिलेट से होता है। तो इनमें कौन से सही है? बी 1, 2, 3 हमारे ऑप्शन सही है 1, 2, 3। कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो फीता कृमि होता है वो उभयलिंगी होता है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया में शूद्रकृमि होता है। ठीक, कह रहे हैं प्रश्न कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि गिनी क्रम एक सूत्रक्रम है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ये मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों तथा परजीवियों का जंतु है जिसमें संक्रमण से शरीर दमा यानी उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के कारण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर के सभी परजीवी विषैले पदार्थों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रातचर होते हैं? तो घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो किस ग्रुप के जंतु जो है प्राय रातचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़, भालू। क्योंकि जो रातचर जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं, इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं तथा एवं दृष्टि की क्षमता विशेष अनुकूलित होती हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू इत्यादि भी जंतु रातचर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रक्त चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 2 और 5 सही हैं। इसमें केवल मादा रक्त चूसती है और जो है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? केवल, दूसरा और पाँचवा, ये पाँचवा और दूसरा, अगर सॉरी इसमें ये नहीं, इसमें दूसरा होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो मोलैक, जेब्रा, ऊँट, यूरिस्मैटिक्स। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अधिक धीमी होती है तथा ये एक प्रकार का अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वो होता है जिराफ होता है, ऊँट होता है, कंगारू होता है, कंगारू चूहा। तो ये कंगारू चूहा जो है बहुत समय तक बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक, अब कंगारू चूहा क्या होता है? कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण ये प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। इसमें अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र वर्ग की एक विशेष संरचना एवं कार्यप्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा। तुम्हारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा। ठीक, सर्पों की विषग्रंथियाँ किसकी समान होती हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, स्तनियों की 10 ग्रंथियाँ, रे मछलियों की विद्युत। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। सर्पों की विषग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ के समान होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही प्रसृत रूप है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं चुबुक स्थान दांत में, तालु दांत में, श्वसनीय दांत में, जम्बिका दांत में। तो 50 का हमारा हो जाएगा जम्बिका दांत में। विषैले सांपों के ऊपरी जबड़े मैक्सिली हड्डियों की 1 से 3 से तक जुड़े होते हैं। ब्रेड व पीछे की ओर मुड़े जो है विषदंत होते हैं। तालु से मुख ग्रंथ तक गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत यानी जम्भाव का दांत ऊपरी सबसे पहले ही स्थित विषग्रंथियों से संबंध होते हैं। चट्टान पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? अथपाथपी कहलाता है, लौहोद्भिद कहलाता है, मरुद्भिद कहलाता है, शैलोद्भिद कहलाता है। तो चट्टान पर उगने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद कहलाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? फैशन फ्लावर पादप, खटपरड़ी, और कौन सा इसमें जो है रात की रानी, नाइट क्वीन, फ्लेम ऑफ द फीरिस्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक,
तो बी हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, तो घटपरड़ी है। ठीक, अब घटपरड़ी पौधा शिकार पकड़ने अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपरड़ी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले जल से भरे जाते हैं। घटपरड़ी निम्नलिखित में से कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है, तो स्तंभ में, अनपर्ण में, पत्ता में, पर्णवृंत में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो घटपरड़ी निम्नलिखित में से किस भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है, तो ये पत्ता में होता है। ठीक, यहाँ हमारा ऑप्शन ये है पत्ता में। ठीक, घटपरड़ी मांसाहारी कीट पक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधे के पत्तियों के पार्श्वफलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है तो वैसे ही कलश या ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपण द्वारा कर लिया जाता है, यानी उसको पकड़ के ये अपना नाइट्रोजन को पूरा करते हैं जो नाइट्रोजन कमी होती है। निम्नलिखित कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है, यीस्ट, किण्वन, कैप्सिन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपरड़ी, परजीवी, आवृतबीजी। ठीक, तो इसमें हमारा जो सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला जो है सुमेलित नहीं है। ये तो इसमें जो है घटपरड़ी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वो कीटों को बचाकर करता है। तो यीस्ट में किण्वन होता है, कैसीन में दुग्ध प्रोटीन होता है, एलोवेरा में आवृतबीजी होता है। ये क्वेश्चन आया भी था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अमरबेल तना परजीवी होता है, चंदन जड़ परजीवी होता है, आर्किड अधिपादप एपीफाइट होता है, घटपरड़ी जलोद्भिद होता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, घटपरड़ी जलोद्भिद नहीं है। क्योंकि घटपरड़ी नेफिन्थिस कुल का कीट पक्षी पौधा होता है। ये मुख्यतः शाक यानी हर्प होते हैं। ये दलदली अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अश्यता अर्थात पूर्णतः जल निगमन से होते हैं। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने वाले विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन अंशिका मूल परजीवी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेफिन्थिस खसियाना घटपरड़ी नामक दुर्लभ आपाती पौधा पाया जाता है किसमें, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जो नेफिन्थिस खसियाना यानी घटपरड़ी नामक दुर्लभ पौधा कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। नेफिन्थिस खसियाना घटपरड़ी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जंदिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग हल्दी से प्राप्त होती है, ठीक, जड़ से, फल से, तना से, पुष्प से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाए, पौधे किस भाग से हल्दी हमको प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ से जो हल्दी का पौधा होता है, ठीक, उसमें पौधे के तने से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी यानी टर्मरिक पौधे को खाने लायक हिस्सा जो प्रकंद होता है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदी राइजोमेटस बहुवर्षीय शाकी होता है जिसका वनस्पतिक नाम कोकोनुमा लौंगा होता है तथा ये कुल जिंजर बेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय तथा दक्षिण एशिया है। इसका उपयोग औषध, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे हल्दी का जो पौधा होता है या हल्दी होती है उसके महत्वपूर्ण उपयोग बताए गए हैं। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है, जड़ है, प्रकंद है, फल है, कंद है। तो जब हल्दी का हम लोग जो खाते हैं तो उसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, तो उसका हम लोग क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। ठीक, अब फलों का वो प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो है डूब का हेस्पेरिडियम नट, एक बीज बेरी। तो फलों का वो प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, डूब पे रखा जाता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। ये सोप बेरी परिवार का सदस्य है। ये एक प्रकार का डूब है। डूब ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे अंदर तक सख्त गुठली होती है। निम्न दो भूमि में उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है, आलू है, शकरकंद है, बांडा है, जिमीकंद है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शकरकंद है। ये जो है शकरकंद है।
ठीक। शकरकंद कावालुकेसी एक वर्षीय पौधा होता है। ये अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय व्यवहार कर सकता है। ये एक सपुष्पक पौधा होता है जिसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने पर्वत संधियों द्वारा होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। निम्नलिखित पात्रों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शकरकंद का। गन्ना, आलू एक अदरक तने का रूपांतरण है अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है। ये एक मूलांकर से विकसित होते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? शलजम है, अदरक है, गाजर है, शकरकंद है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तना कौन सा है? इसमें देख सकते हैं तना जो है अदरक। तना क्या है? अदरक है। ठीक, कौन सा है? तो अदरक। अदरक तने का रूपांतरण होता है अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ये मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा जो अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें जो है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक। अब नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं अतः ये कहा जा सकता है कि अदरक तना है या जड़ नहीं है। ठीक, तो अदरक तना है, जड़ नहीं है। जब भी पूछे तो अदरक कैसा है? तना है, जड़ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। प्रकंद लहसुन को बोलते हैं, स्तंभकंद जिमीकंद सूरन को बोलते हैं, सलकंद अदरक को बोलते हैं, घनकंद आलू को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसमें सुमेलन वाला है, सम्मिलित कीजिए। अब देखिए प्रकंद किसमें पाया जाता है? अदरक में पाया जाता है। स्तंभ किसमें पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। सलकंद लहसुन पाया जाता है। घनकंद जिमीकंद में पाया जाता है। ये रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसको। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर है, शकरकंद है, नारियल है, आलू है। तो आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद है जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि के लिए पौधों के लिए जो वृद्धि कर नए पौधों को रूप ले लेती है। आलू एक कैसा है? कंद है, मूल है, फल है, शलकंद है। तो आलू कैसा हमारा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो है आलू कैसा है? तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही, कंद है। ठीक। आलू एक भूमिगत द्विपादी तना है जिसे कंद कहते हैं। लगभग गोलाकार होते हैं ये तथा भूमिगत शाखाओं गंधक सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंद के पार्श्व भागों में तथा शिखर पर नलिकाएं बस्ट पाई जाती हैं। आलू की आंखें जो आलू की आंखें होती हैं, यानी आलू एक क्या है कि अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद है जिनमें भोजन का संचयन हो जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधों का रूप ले लेती हैं। आलू कैसा है? मूल है, फल है, कंद है, शल्क है। तो ये कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं बर्ष पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं तथा जिससे नए पौधों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवकों और उच्चतर पादपों के बीच की प्रक्रिया सहचर्य है? जैविक उर्वरक है, प्रवाल मूल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला हमारा है लाइकेन है, कवक मूल है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कवक मूल है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उभयचरों पादपों की जड़ों के बीच का उपयोगी प्रकाश सहचर्य है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कवक मूल है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार सहचर्य है जिसमें वे एक दूसरे से लंबावित होते रहते हैं। जिसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुँचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा जो है बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है किसका? कवक और पौधों के मध्य का, शैवाल और मध्य पौधे के मध्य का, शैवाल और कवक के मध्य का, नीलहरित शैवाल और मध्य का। ठीक, तो माइकोराजा है कवक और पौधों के मध्य का। ठीक, ये हमारा ऑप्शन है कवक और पौधों के मध्य का। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
यानी फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कैसे होते हैं? मतोपजीवी होते हैं, पराश्रयी होते हैं, सहजीवी होते हैं, प्रोटोघटपटने होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सहजीवी होते हैं, ठीक, जो यानी पौधों की गांठों में पाए जाते हैं। अब फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जुट राइजोबियम कहलाते हैं, ठीक। क्या कहलाते हैं? राइजोबियम, ठीक। जैसे दाल का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में पाए जाते हैं। का जीवन यापन करते हैं जहाँ एक और जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध बनाते हैं, वहीं पर दूसरी ओर ये फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है, ठीक। मटर पौधा कैसा है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मटर पौधा कैसा है? शाख है। मटर का पौधा प्लांट एक द्विबीजपत्री शाकी तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। प्रतान मतलब टेंडिल पाए जाते हैं, और ये कुल यानी फैमिली लेगुमिनेसी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसमें देख लेते लौंग क्या है। लौंग तना की गांठों के है, जड़ों की गांठों का है, बंद कलियों का, बीज का है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबको पता है लौंग किसका है? बंद कलियों का। लौंग बंद कलियों या पुष्पकालिक है, जिसका उपयोग मसालों, शुद्धियों, भोज्य पदार्थों के इत्यादि में किया जाता है। लौंग पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिटेंस्टी के अंतर्गत आता है। इसका जन्मस्थल इंडोनेशिया से माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी लंबाई 10 से 20 मीटर होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी अंडाकार ओवल होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक देश है। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ लौंग पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में पाई जाती है, ठीक। जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में तमिलनाडु है, और उसके बाद क्रमशः कर्नाटक, केरल का स्थान आता है। निम्नलिखित मसालों में कौन सा एक पुष्पकलिका होती है? तो यहाँ पे जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। तो मसालों में कौन सी पुष्पकलिका होती है? लौंग होती है। लौंग कैसा है? तने की गांठ है, जड़ी गांठ है, पत्तियां हैं, सूखे फल हैं। तो लौंग कैसा है? सूखे का फल है, ठीक। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त की जाती है? शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, शुष्क पुष्पकली से। तो लौंग पौधों के निम्नलिखित में किस भाग में पाई जाती है? शुष्क पुष्पकली से। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ फली, सहायक फली, फूल फली, वनस्पत फली। तो फूल फली। लौंग एक मसाला पौधे के भाग से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, फूल कली से प्राप्त होता है। तो जो लौंग होता है, जो मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की जड़ी, डूडी, सन, तना। केसर एक मसाला है जिसमें इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केसर वाला, जो केसर बीज नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक। केसर एक मसाला है जिसे सैफरन, कोकस पुष्प की वर्तिका, स्टाइल तथा वर्तिकाक से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम कोकस सेंटवाइस है, जो कि इरेडिएसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सेंटवाइस फूल के स्त्री भाग यानी गैनोसियम से प्राप्त किया जाता है, जो बीज के बढ़ने वाले भाग का है। ये पुष्पीय बहुवर्षीय होता है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रोनॉल पिक्रोक्यूसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषध तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण होता है। कैसा होता है? फूल के बीज बनाने वाला भावुक होता है, पत्ती के तना होता है, पंखुड़ियों और जड़क होता है, बीज और कलियों होता है। तो केसर कैसा होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है, ठीक। अब नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य पदार्थों के युगों में कौन सा शरीर सम्मिलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल, आलू, मूल, नारियल, फूलपोश। ये तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी वाला जो आलू मूल नहीं है, ठीक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आलू खाने वाला भाग जो कंद रूपांतरित होता है, ना कि मूल होता है, यानी कंद होता है, ठीक। बाकी से सभी जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बीज, जड़, फल। तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, ठीक। निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू है, मूली है, भिंडी है, शकरकंद है।
तो फल की श्रेणी में कौन सा आता है? इसमें भिंडी आती है हमारी। देख लीजिए यहाँ पे ये जो है फल की श्रेणी में किसे रखा गया है? भिंडी को रखा गया है। भिंडी यानी ओकरा और लेडीज फिंगर का एक पौधा पुष्पीय पादप फ्लोरिंग है जिसका वनस्पति का नाम एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस है का ठीक है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाद्य पाया जाता है। ये विकल्पों में आलू खाया जाने वाला भाग होता है। तना तथा मूली का शकरकंद भाग जड़ रूट है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ठीक, सेब, अंगूर, खजूर, आलू का बुखारा। तो इसमें कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो हमारा हो जाएगा सेब। सेब हो जाएगा हमारा। पादप कली है एक भुरुड़ी टहनी, एक भुरुड़ी पत्ती, एक भूड़पोष, एक बीज। पादप कली एक भुरुड़ी टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोरो को कली या कलिका कहते हैं या किसी पत्ती के अक्ष पर ये तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ पर प्राप्त किया जाता है? डलवर्जिया से, सैडस से, क्वेरकस से, अर्जुमोन से। तो कार्क हमको किससे प्राप्त होता है? क्वेरकस से प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पादप कली है एक भुरुड़ी टहनी है, एक भुरुड़ी पत्ती है, एक भूड़पोष है, एक बीज है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप कली है एक भुरुड़ी टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारूप यानी एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। किसी भी पत्ती के कक्ष यानी एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर यह उत्पन्न होती है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क हमें क्वेकर्स से प्राप्त होता है। ठीक, क्वेकर्स की अगर देखें तो कार्क ओक नमक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वनस्पति का नाम है क्वेकर्स सुबर। इस पौधे की उत्पत्ति स्थूल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्त वाला तथा मोमयुक्त कोशाओं वाला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरोनिक एसिटिक अम्ल। तो ये इसमें है सल्फर यौगिक। लहसुन में जब मान लिया छीलते हैं तो उसमें एक गंध आती है। ठीक, उसमें अभिलक्षणी गंध यानी स्मेल का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कि किस कारण आती है तो इसमें आप बताएंगे जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मान लिया ये जैसे प्याज काटते हैं और लहसुन काटते हैं तो उसमें एक अजीब प्रकार के जो है गंध आती है। तो वो किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण होती है। ठीक, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, सल्फोनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, सल्फोनिक अम्ल। इसमें भी देखिए सल्फोनिक अम्ल यहाँ पे है। क्या निकालते हैं? प्याज और लहसुन, सल्फोनिक अम्ल। ठीक, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? सिंथेज नामक। ठीक, तो सिंथेज प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड यानी अमीनो अम्ल के सल्फेनिक अम्ल को में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल को पुनः व्यवस्थित कर साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आंखों में आंसू उत्पन्न करता है। इसी कारण जब हम प्याज काटते हैं तो ये रीजन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या किस लिए मतलब आँख में आंसू आते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है। तो इसमें सबको पता है पुष्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प मुख्यतः पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? यानी मिर्च तीखी क्यों होती है? लाइकोपेन की उपस्थिति कारण होती है, कैप्साइसिन के कारण होती है या कैरोटीन की उपस्थिति कारण होती है, तो एंथोसायनिन कारण होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कैप्साइन जो कैप्सेइसिन की उपस्थिति कारण होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैप्सेसाइनिन C18H27NO3 उपस्थित कारण होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। ठीक, तो रेशम का कीड़ा यानी जो रेशम कीड़ा होता है सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर कामर्स पैदा करता है? जब अंडा रहता है तब, जब कोशित रहता है, प्यूपा रहता है, डिम्बक रहता है, लार्वा पूर्ण कीट बन जाता है तब। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा जब प्यूपा रहता है। ठीक, तब निष्कासित करता है क्या? यहाँ पे ये जो है प्यूपा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्यूपा।
ठीक। जब रेशम का कीड़ा है यानी सिल्कवर्म कोशित प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर कामर्स को उत्पन्न करता है। किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा बचाव हेतु अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है जिसमें रेशम की प्राप्त की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक। जितने भी रेशम के मतलब वस्त्र बनते हैं इसी के कारण बनते हैं हम लोग। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो हैं रीठे की पत्तियां, वीडो की पत्तियां, आड़ की पत्तियां, शहतूत पत्तियां। तो किस पे पाया जाता है? रेशम जिन पर पनपता है वो शहतूत पत्तियां होती हैं। ठीक। ये हमारे यहाँ पे आपको सही हो जाएगा शहतूत पत्तियां। निम्नलिखित में कीटों से प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं प्राप्त होता? रेशम, शहद, लाख, मोती। तो क्या नहीं प्राप्त होता? शहद नहीं प्राप्त होता हमारा। ठीक। कीटों से क्या नहीं प्राप्त होता? शहद नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? आइए जान लेते हैं। क्योंकि रेशम कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। जो रेशम कीट होता है वो शहतूत के पेड़ पर उनके पत्तों पर पनपता है। जो लाख, कैरिया लाका एवं लेसिफर लैका नामक एक कीट द्वारा प्राप्त होता है। अगर कीट का नाम पूछे तो कीट का नाम कैरिया लाका या लेसिफर लाका नाम कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों के मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। और मोती वस्तु मोलस्का संघ के पिकाइंडा या पर्ल ऑयस्टर से प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना है, घृत कुमारी है, कपास है, महुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें घृत कुमारी। घृत कुमारी एलोवेरा का औषधीय पौधा होता है। गन्ना तथा कपास नदी की फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत में मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। महुआ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पेड़ है। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि वो प्राप्त की जा सकती है। कैसे? कुनैन और बीज पादप से, यीस्ट से, बैक्टीरिया से, शैवाल से। तो कुनैन हमको किससे प्राप्त होती है? आवृत्ति जीवी। ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये जूम कर देता हूँ मैं। किससे प्राप्त की जाती है? आवृत्ति बीज पादप से। ठीक। तो कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? पेड़ का नाम भी कभी कभी पूछ होता है तो सिनकोना नामक छाल की प्राप्त की जा सकती है। ये पौधा एक आवृत्ति बीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलैट है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियांश से रोग उत्पन्न के उपचार में किया जाता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? सिनेमन छाल से, तुलसी पत्तियों से, सिनकोनक छाल से, कत्थक वृक्ष छाल से। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मलेरिया रोग के प्रभावी औषध किसे तैयार किया? सिनकोना की छाल से। यहाँ पर सिनकोना, ये देखिए, ये सिनकोना की छाल से। ठीक। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप किस भाग से प्राप्त की जाती थी? पत्ती से, जड़ से, पुष्प, छाल से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? छाल से। ठीक। क्योंकि मलेरिया निदान हेतु जो है, जो मलेरिया होता है निदान हेतु आर्थीथर नामक औषधि, जो मलेरिया निदान हेतु आर्थीथर नामक औषधि प्राप्त होती। किससे प्राप्त होती है? बीजी पादप से, जीवाणु से, कवक से, काईमास से। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक। तो ऑप्शन हमारा हो जाए बीजी पादप से। मलेरिया हो तो आर्थीथर नामक औषध बीजी पादप से प्राप्त की जा सकती है। एट्रिबिन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयोग की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनोफिलीस मच्छर होता है। कुनैन सिनकोना पादप किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, फल से, बीज से तथा छाल से। तो इसमें सिनकोना छाल से प्राप्त की जा सकती है। ठीक। अब सिनकोना की छाल से प्राप्त औषध को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषध से ने इसका प्राकृतिक उत्पाद प्रस्तावित किया वो है क्लोरोक्विन। ठीक। कुनैन नामक एल्कलैट सिनकोना पौधे की छाल से तैयार किया जाता है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है। किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिपादित किया गया है इसका जो है क्योंकि इसका उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त की जा सकती थी? जब कोरोना काल चल रहा था तो जो है कह रहे हैं जो कुनैन यानी होता नामक एल्कोलाइट सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो मलेरिया के उपचार में रोगी होती है। किंतु क्लोरोक्विन नामक जो कृत्रिम औषधि मेडिसिन है ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया और क्योंकि इसका उपयोग भी मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। ठीक।
निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन देख रहे हैं, लाइकेन से, प्रोटोजोआ से, साइनोजीवान से, डाइटम से। ठीक, एक कोशिकीय डाइटम समूहों का प्रयोग सैल्वेन 350 परीक्षण सैल्वेन के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। शहतूत का फल कैसा है? सोरोसिस फल है। ये समाग फल है, साइकोनस फल है, नट है, तो शहतूत का फल है सोरोसिस फल है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। ये एक प्रकार का बहुजन मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल भी सोरोसिस फल कहलाते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा पटसन। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पटसन। यहाँ पे देख सकते हैं, सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास कॉटन के फलों में उपस्थित बीज सीड के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे से कम महत्वपूर्ण होते हैं। हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। हीमोग्लोबिन कहाँ से पाई जाएगी? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। होमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फा सोयाबीन आदि मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? बौना गेहूँ, संकर मक्का, सोयाबीन, टेटिकल। तो इसमें है टेटिकल। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? टेटिकल सही हो जाएगा। अब आइए आगे देख लेते हैं। हमारा जो है टेटिकल मनोनिर्मित अनाज का धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं, टेटिकम तथा राई स्केल को परस्पर संकरण करके तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा राई के नर परागकण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनोनिर्मित है? सेकल, सीरियल, पोमैटो, टेटिकल। उपयोग में से कोई नहीं। तो मधु निर्मित द्वारा अनाज है टेटिकल। ठीक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेटिकल। ठीक, कैनेओला नाम मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्देशित करता है। किस मुख्य विशेषता है? ठीक, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की एक तिलहन है जो सरसों की किस्मों को यानी ऑयल मस्टर्ड किस्मों के निर्देशित करता है। किस्मों की मुख्य विशेषता है डी, इनके तेल में इरोसिक अम्ल की बहुत अम्ल मात्रा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो है ये जो कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी या बोल्डर स्टीफन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन से होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इससे प्रारंभिक रेपसीड तेलों की तुलना से इरोसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरोसिक एसिड काफ़ी मात्रा में के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रिक दूरबीन द्वारा। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके द्वारा? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया सूक्ष्म साधारण जीव है। इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं इनकी जो लंबाई होती है 2 से 4 माइक्रोन की होती है। कुछ जीवाणु 6 mu की लंबाई के होते हैं। कुछ जीवाणुओं के कंपाउंड खुर्दबीन यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि ये किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बड़ा करके दिखाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पंजी टिश्यू यानी स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो दशहरी नीलम लंगड़ा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अल्फांसो। ठीक, अल्फांसो बहुत बढ़िया आम है। ठीक, तो स्पंजी टिश्यू का ऐसा विकार जो फलों को मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है यानी खराब करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। अब आगे स्टेटमेंट दे रखे हैं और कथन दे रखे हैं। इसमें कह रहे हैं कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, यानी कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा कार्बन
अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में परठरिम से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीव व मृत सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स है उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना था, तो ये तीनों का कथन गलत है। अब जीवाणु जो बैक्टीरिया सबसे सरल अति सूक्ष्म तथा कोश की आदि प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया। किसमें? जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किसमें रखा गया? मोनेरा जगत में रखा गया है। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार से हो सकते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। अब अगला कथन है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। सी, ये सही परंतु और गलत है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते, केवल ऑप्शन यही सही है। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस यानी मदार, घीकुआर इत्यादि पौधे आते हैं जो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे तथा रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, इसलिए लंबी होती हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप हैं जिनमें लंबी 2 से 30 मीटर मूसला जड़ की होती है। ठीक, क्रियोप्लास्ट मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशेष तरीके विकसित किए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। क्रियोप्लास्ट की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबी ग्रहण करके भूमिगत जल के स्तर तक पहुंच जाती हैं। शुष्क जलवायु को भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? ठीक, अतिपादप कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं, मध्यपादप कहते हैं। तो शुष्क जलवायु को भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। ठीक, हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ये जो है ये मरुद्भिद। शुष्क वातावरण यानी मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। ये शुष्क वातावरण पाए जाते हैं जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक, जैसा मतलब देश वैसा भेष। ठीक, जल के उत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी या उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलिम इत्यादि पौधे आते हैं। कौन कौन पौधे आते हैं? ये सारे पौधे के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक, अब मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है हैलोफाइट के बारे में बताते हैं। लवण मृदोभित यानी उनको हैलोफाइट कहा जाता है। उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जलीय मृदा में उगते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस होते हैं, मांसल होते हैं, सागी होते हैं, विषमपर्णी होते हैं। मरुभूमि पौधे होते हैं मांसल होते हैं। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट कहलाते हैं। ठीक, अब ये जो है कुछ कथन दिए गए हैं, कथन के आधार पर हमको आंसर जो है पता करना है। जेली रोधन का कारण है अम्ल की अधिकता। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक क्या है? राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थाइलोफाइट्स कहलाते हैं। सुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो इसमें हमको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें केवल हमारे 2 ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? पहला और चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पर जैसे देखिए ऑप्शन देखिए डी वाला जो है पहला और चौथा। तो पहला और चौथा और क्या है? जेली रोधन का कारण है अम्ल की अधिकता और चौथा है
सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? साइटोकाइनिन कहलाता है। ठीक, अब जेली रोधन कारण अम्ल की अधिकता है। ठीक, अतः कथन फर्स्ट की जो है सत्य है। बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन को जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन, अतः कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर होता है। ठीक, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम नहीं होता है, एसिटोबैक्टर होता है। ठीक, इस अतः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को थाइलोफाइट्स नहीं कहा जाता, हैलोफाइट्स कहा जाता है। अब एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, तो भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। ठीक, यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीपादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें में मृदा से नहीं लगी होती रहती हैं। इसके अंतर्गत ऑर्किड्स के पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी, कहने का तात्पर्य हमारा है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो अवशोषण करने के माध्यम से करते हैं। किस माध्यम से करते हैं? भ्रूणी जोन से, दीर्घिदरण जोन से, बढ़त बिंदु से, जड़ों के बालों से। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जड़ों के बालों से, क्योंकि जाइलम का काम होता है, ठीक, फ्लोएम का काम होता है भोजन ले जाना, जाइलम का काम होता है जल ले जाना। पौधे अपनी जड़ों की बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों की बालों यानी रूट शेयर एक प्रकार की पतली भित्ति वाली कोशिकीय संरचना होती है जो जड़ों के बाहरी भाग में एपिडर्मिस से निकली होती है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स एक समुद्री जानवर कहते हैं, एक जलीय पौधे कहते हैं, एक पौधे रोगी कहते हैं, एक जड़ित पौधे कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है? एक जलीय पौधा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हमारा बी हो जाएगा। बहुत अधिक जल H2 वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट यानी जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है, जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक यानी मैकेनिकल टिश्यू बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव रहता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में परिणाम देती है। कौन सा? जल के प्रकाश का अपघटन का। ठीक, क्यों? पौधों द्वारा की गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्ण में संपन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदैहरी यानी डेट्राविटोर हैं? कछुआ है, जेलीफिश है, सहस्त्रपादी यानी मिलीपीड है, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स है, कास्टयूका वुडलाइक है। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 1, 3, 5। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये हमारे जो है ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 1, 3, 5। तो पहले में कछुआ है, तीसरे में सहस्त्रपादी मिलीपीड है और पांचवा में कास्ट कोका वुडलाइस है। ठीक, सॉरी कॉल आ गई थी। तो इसमें डेट्राविटोरस जो अपरदायी हेटेरोट्रॉफ है, वे अपना पोषण अपरत यानी मृत या सड़े गले पौधों व जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। केचुआ कास्टयूका एवं सहस्त्रपादी अपरदारी है। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक का, मृतोपजीवी निबंधक का, परोपजीवी उपभोक्ता का, तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता का। ठीक, तो निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? सुमेल ज्ञात करना है। तो तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता का सही नहीं है। बाकी जो स्वजीवी होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो परोपजीवी होते हैं उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं निबंधक होते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर स्वजीवी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु और हरित पादप। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं।
पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कोपीपोट, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरा, मिनीफोरा। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक, साइनोबैक्टीरिया और डायटम। ठीक, साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है जूम कर देता हूँ। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। मिनफोरा विषमपोषी जीव हैं जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कार्पोपोडस छोटे क्रिस्टेशियंस का एक समूह जो मीठे एवं खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है एथेन अम्ल, मीथेन एल्कोहल। ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक, तो किसको उपयोग में लाया जाता है? मीथेन को। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवावी होते हैं तथा ये इसके जो मेथोनिजोन्स समूह अवावी होते हैं। ठीक, ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांशतः कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, वातक तंत्र से करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। जो कीट श्वसन कैसे करते हैं, यहाँ पर कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। ठीक, तो सभी कीटों यानी इंसेक्ट्स में श्वसन क्रिया जो होती है जिसके दौरान ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए नलियाँ या ट्रैकी एयर ट्यूब्स और ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र या ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो ये तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को पहुँचाने में सहायक होता है। तो वातक तंत्र किसे कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियाँ उच्च रक्त वाली जीव हैं। मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। तलों के निकट पानी नहीं जमता। बर्फ उसमें सुचालक होती है। ठीक, तो जैसे मान लिया जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो जिस झील में बर्फ़ जम जाती है तो जो ऊपर वाली लेयर रहती है केवल बर्फ़ उसी में जमी रहती है। ठीक, और नीचे जो है पानी मतलब तरल बहता रहता है। तो उसमें मछलियाँ क्या है? उसमें जिंदा रहती हैं। तो मछलियाँ मरती नहीं हैं। अब देखिए, सर्दियों के मौसम में क्या होता है? जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियाँ जम जाती हैं। ठीक, परंतु इस दशा में झील या नदी केवल ऊपरी परत ही जमती है। झील या क्या होता है? जो झील या नदी की केवल जो ऊपरी सतह होती है केवल बर्फ उसी में जमती है। जो ऊपरी बर्फ के नीचे जल अपने तरल रूप में विद्यमान रहता है। ठीक, इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी झीलों में जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य से मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, तो सबको पता है कि जो जलीय जंतु होते हैं जल में घुली ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए वो बाहर निकालते हैं तो उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। जल के मत्स्यों को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन नहीं कर पाती। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े यानी गिल्स पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक, मछलियों में सामान्यतः श्वसन कैसे होता है? गलफड़ों द्वारा होता है। सेब के फल में लालिक कारण क्या है? एंथोसायनिन कारण है। जो सेब का फल होता है उसमें जो लाल ऊपर से दिखाई देता है हमको, तो वो एंथोसायनिन नामक वर्णीय लवक है उसमें। ठीक, लवक पाया जाता है। लाल नारंगी वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में होता है। ठीक, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर विटानिन वर्णक होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, बस एक बार आप इनको ध्यान से सुनते रहिए। ठीक, या जो है 1.5 स्पीड पर लगा लीजिए, डबल स्पीड लगा लीजिए, 2x पर लगा लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल घटना चक्र को रिवाइज कराना, रिपीट कराना। ठीक, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, दुकान में हेडफोन लगा के अपना जो है
इसको सुनते रहिए, इससे आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो कहीं भी आप हो इसको कान में लगा के अपना सुनते रहिए, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। ठीक, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिकाजेंथिन। ठीक, पपीता का जो वनस्पतिक नाम है कैरिका पपैया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का प्रीकर्सर प्रोड्यूसर होता है। ठीक, इसमें देख लीजिए विटामिन ए, पपीते में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखना। में उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी लगभग 11 मीटर तक, जो उसकी ऊंचाई 11 मीटर तक जाती है और इसके फूल का जो गूदा नारंगी रंग का होता है। ये भारत के किस भाग में पाई जाती है? ठीक, तो ये पाई जाती है अंडमान द्वीप में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है, यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति खोजा, जिसे मूसा इंडमोन्सिस नाम दिया गया। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। गुच्छे में पकने से पहले ये केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे का रंग जो है नारंगी हो जाता है। तो देखिए एक नई जाति है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो केला लाते हैं तो उसमें जो है उसका ऊपर वाला भाग जो छिलका रहता है पीला रहता है और अंदर जो है सफ़ेद रहता है। ठीक, लेकिन इसका जो छीलते हैं तो इसमें नारंगी रहता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो है देर न करते हुए। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? चीनी अमेरिका, भारतीय काले अफ्रीकी से, चीता शेर तथा बिल्ली से, कबूतर तथा पेटकी तथा तीतर से, छिपकली या मगरमच्छ तथा सांप से। तो निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक, चीनी अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी से। जीवित प्राणियों का समूह चीनी अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक स्पीसीज होमो सेपियन से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। ठीक, खमीर एक कोश की सूक्ष्म जीव है। ये शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यीस्ट और मशरूम है, शैवाल है, नग्नबीजी विकृत बीज है, फफूंद है, गांठदार जड़ें हैं। तो ये क्या है? यीस्ट और मशरूम है, फफूंद है। ठीक, यीस्ट और मशरूम यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस पर, ताकि आप लोगों को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। यीस्ट और मशरूम, फफूंद अर्थात कवक, फंजाई, ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन ऊतक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यीस्ट स्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम विस्कोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है। मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो मशरूम क्या है? कवक है। यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम क्या है यहाँ पे, तो मशरूम क्या है? कवक है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कैसा होता है? ये कवक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ये कपास का प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन है, वसी अम्ल है, सेलुलोज है, ग्लिसरीन है। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है, जिसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियाँ होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइजीरिया में, कवक यानी फंजाई में, आद्यजंतु यानी प्रोटोजुआ में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3, सारे से ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये सारे ऑप्शन सही है 1, 2, 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पे कह रहे हैं सहजीविता 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के मध्य सहजीवी संबंध है। नाइजीरिया समूह के सदस्य का डायनोफ्लैजिलेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक, लाइकेन शैवाल का कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने वाले की सर्वाधिक संभावना है? फन, लाइकेन, मांस, छत्रक या मशरूम का। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है लाइकेन।
कहने प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का यानी किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? लाइकेन और मॉस का। ठीक, लाइकेन क्या है कि लाइकेन थाइलोफेटा समूह का एक सदस्य होता है जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक, इसमें कि कवक एवं शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण के विटामिन यानी शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इस तरह लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी की आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे। ठीक, मांस एक बिना पुष्प वाला पौधा होता है जिसमें तने एवं पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूलजन संरचना नहीं होती। छाया एवं नमी मिलने पर ही कहीं वे भी उग सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूटिलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वेंशंस। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा म्यूटिलिज्म। ठीक, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटिलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है। विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक दैत्य पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल, एल्गी और दूसरा कवक यानी फंजाई होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस सहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलेस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से लाइकेन को एक विशेष आकार का संरचना प्राप्त होती है जिससे लाइकेन के कई कुल और जातियों में विभक्त होती हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक ब्रायोफाइटा से, कवक शैवाल या शैवाल एवं जीवाणु से। तो लाइकेन मिश्रित जीव है कवक और शैवाल से। अब अगला देखते हैं। इसमें जो है नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पत्ता से यानी पॉपी से, तुलसी से, गंध सफेदा यूकेलिप्टस से, फिड्रा से। तो नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ये पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। चिकित्सीय दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होती है किससे? अफीम पोस्ता से। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण में पाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? ये फल से प्राप्त होती है। मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पेपेवर सेमनीफोरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवर्तबीजी पौधा है जिससे अफीम तथा हीरोइन प्राप्त किया जा सकता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषध तथा निद्रा निवारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। अफीम प्राप्त किया जा सकता है सूखी पत्तियों से। अफीम यहाँ देख सकते हैं किससे प्राप्त किया जा सकता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टस से, पके फल के लैक्टस से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ये अफीम किससे प्राप्त की जा सकती है? बिना पके फल के लैक्टस से। ठीक, अफीम के पौधे दूध को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक, बनाया गया पदार्थ है। अफीम को दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अप्रयोग फल में एक चीरा लगा दिया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है और जो निकलकर सूख जाता है वही अफीम कहलाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफीम पोस्ता किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल, पत्ते, अधपके फल से, मूल से। ये अफीम पोस्ता किस पौधे से प्राप्त होता है? अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। पेपेवर सोमनीफेरम पेपेरेसी कुल का एक पौधा होता है जिसे अपरिपक्व या कैप्सूल दूधीय लैक्टस से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम के अनेक एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेप्रिविन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों को शांत करके रूप में प्रयोग की जाती है। अफीम लत यानी एडिक्शन हानिकारक होती है। एक बार खा लिया तो उसको खाना ही पड़ेगा। अफीम का वनस्पति का नाम क्या है? एम्बिलिका ऑप्सिनेलिस, पेपरस सोमनीफेरस, रोफिलिया सर्पेंटाइना, सिनकोना स्पीसीज।
तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो है ऑप्शन हमारा आप सही हो जाएगा बी। ठीक, अफीम का वनस्पति का नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये जो टॉपिक हमने उठाया था यहाँ पे, ये टॉपिक हमने उठाया था वर्ग की। ठीक, इससे पहले दो जो है मैं चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो वो नहीं देखा तो देख लीजिए। ये केवल हमारा एक रिवीजन पर्पस से जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो कान में लगा के केवल आप सुनते रहिए, चाहे स्पीड बढ़ा लीजिए, दोगुना कर लीजिए, 2x पकड़ लीजिए, लेकिन इसको सुनिए। सुनने से क्या होगा कि आपको बार बार याद हो जाएगा। और मान चलिए कि जितने भी समान विज्ञान के हैं या अदर सब्जेक्ट के हैं, जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको जो है वीडियो बना के सही डालता रहूँगा, और जो है आप लोग इसको सुनते रहिए। तो आशा करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर्स आप लोग लाएंगे और जो है इससे सफलता हासिल करेंगे। तो आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।